Hello guys, welcome back to my channel JK Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। गाइस जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजल पॉलिसी। गाइस कुछ लोग इसको फिजल पॉलिसी से प्रोनाउंस करते हैं, कुछ फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। सो अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। गाइस हम फिजल पॉलिसी के बारे में देखेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी में, और साथ ही साथ हम देखेंगे फिजल डेफिसिट्स क्या हैं, लोगों पे इसका क्या असर है। सो गाइस जितने भी क्वेश्चंस फिजल पॉलिसी से बन सकते हैं गाइस, उन सब को हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस करते हैं स्टार्ट आज के टॉपिक के साथ। गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्टार्ट हम करेंगे इस, आपको ये इमेज दिख रही होगी कि एक तरफ सिटीज़न है, एक तरफ गवर्नमेंट है। हमने गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए, पैसा दिया, और गवर्नमेंट ने वही पैसा हमें वापस दे दिया इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स। हमने जो गवर्नमेंट को पैसा दिया वो गवर्नमेंट का बन गया रेवेन्यू। हमने टैक्स की फॉर्म में दिया, लेकिन गवर्नमेंट का क्या है, रेवेन्यू, गवर्नमेंट की कमाई है। और गवर्नमेंट ने वही पैसा हम लोगों पे वापस खर्चा, बेनिफिट वो गवर्नमेंट का हो गया एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जितनी कमाई है और गवर्नमेंट ने कितना खर्चा। और गाइज आपको पता भी है बजट क्या होता है। बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें बताती है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है और गवर्नमेंट ने कितना खर्च करा है। ठीक है गाइज, सो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बजट। और फिजल पॉलिसी बेसिकली है क्या? फिजल मीन्स होता है जो बजट्स के साथ रिलेट करती है, बजट के साथ, कि हमें क्या करना है कि गवर्नमेंट की जितनी कमाई है, रेवेन्यू, और गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर है, कितना वो खर्च कर रहे हैं, उसके रिलेटेड पॉलिसी बनाना, उसको हम बोलते हैं फिजल पॉलिसी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके घर में मान लो 100 रुपीज़ बाहर से कमाई आ रही है, आपके पेरेंट्स दिन में 100 रुपीज़ कमा रहे हैं, और आपको क्या करना है, उसी तरीके से आपको उसको एक्सपेंडिचर करना है, उसको खर्च करना है। तो हम उसकी रिलेटेड पॉलिसी बनाते हैं, यार हम कितना पैसा यहाँ खर्चेंगे, इतना खर्चेंगे। उसी पॉलिसी को गाइस हम बोलते हैं फिजल पॉलिसी। सो ये गवर्नमेंट लेवल पे जो हम बनाते हैं उसको फिजल पॉलिसी बोलते हैं। और गाइस इसी को अगर हम बैंक्स लेवल पे बोले तो उसको हम बोलते हैं गाइस मॉनेटरी पॉलिसी। गाइस आपने देखा होगा, हमने एक वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखा था कि इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। कि हमें क्या पॉलिसी बनानी है कि जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन रुक सके, और साथ ही साथ कंट्री की ग्रोथ भी हो। सो कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट इज़ टू कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, सेकंड वन इज़ ग्रोथ, की ग्रोथ भी बढ़नी चाहिए। सो गाइज ये आपको थोड़ा सा बेसिक बताना था। आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं। गाइज ऐसे दिख रहा है, फिजल पॉलिसी मीन्स द यूज़ ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। कि फिजल पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट का टैक्सीज आए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आया, और गवर्नमेंट की जो कमाई है, और जो हम पब्लिक पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं गाइस, इसके रिलेटेड जो हम पॉलिसी बनाते हैं उसको फिजल पॉलिसी बोलते हैं। और गवर्नमेंट का मोटो होता है कि फिजल पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाए कि अगर गवर्नमेंट की कमाई 100 रुपीज़ है और गवर्नमेंट का मान लो जितना भी एक्सपेंडिचर है, कि वो कमाई इतनी होनी चाहिए कि हम अपने खर्चे भी पूरे कर सकें और साथ ही साथ हम कंट्री में ग्रोथ भी कर सकें। फिजल पॉलिसी का ये मोटो नहीं होता कि हमें जितना रेवेन्यू है उतने ही हिसाब से हम क्या कर सके एक्सपेंडिचर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में 100 रुपीज़ आ रहे हैं, आप 100 ही खर्च कर रहे हैं, तो ग्रोथ करना मुश्किल हो जाता है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से पैसा लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस हमें यहाँ पे समझना क्या है कि हमारी कंट्री की कितना रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है। गाइस आप घर की एग्जांपल ले सकते हो। अगर हमारे घर में 120 रुपये का खर्चा है और हमारे घर में कमाई 100 रुपीज़ आ रही है,
तो ऑटोमेटिकली मेरे को 20 रुपये बाहर से लेने पड़ेंगे। अगर मैं 20 रुपये बाहर से लूँगा तो इसका मतलब मेरा क्या है, डेफिसिट है। मीन्स डेफिसिट में चल रहा हूँ, मेरे को बाहर से लेना पड़ेगा। अगर वही मेरे घर में मेरी कमाई 120 रुपये है और मेरा एक्सपेंडिचर 100 है, मीन्स मेरे पास 20 रुपये एक्स्ट्रा है, मीन्स 20 रुपये हमारे पास क्या है, सरप्लस है। वही अगर बराबर होगा तो हम बोलेंगे स्टेबल है। अब हम कंट्री के हिसाब से देखेंगे गाइस। आपको बस समझना है, आपको स्लाइड्स के बारे में नहीं सोचना कि क्या, आपको बस इसके बारे में समझना है। ये टेक्निकल टर्म्स होती हैं, आप समझेंगे गाइस, आपको ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें समझना स्टार्ट हो जाएंगी। गाइस अब हम कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री में जो रेवेन्यू है ना, वो काफ़ी कम है एक्सपेंडिचर के हिसाब से। मान लो हमारी कंट्री में 100 करोड़ गवर्नमेंट को इकट्ठे होते हैं रेवेन्यू, और गवर्नमेंट का खर्चा कितना है, 120 करोड़। तो गाइस गवर्नमेंट को हर साल 20 करोड़ बाहर से उधार लाना पड़ता है, और उसी उधार को हम बोलते हैं फिजल डेफिसिट। सो गाइस कंफ्यूज नहीं होना, फिजल डेफिसिट क्या होता है कि जितनी हमारी कमाई है और जितना हमने खर्चा है उसमें डिफरेंस क्या है। मेरी कमाई कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो मेरे को बाहर से पैसा लाना पड़ रहा है, उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं, फिजल डेफिसिट। मींस मनी बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बोरो करती है। सो गाइज ये कुछ कंसेप्ट से आइए आगे बढ़ते हैं। गाइज आपने डेफिनेशन तो देख ली, फिजल डेफिसिट मीन द यूज़ ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। गाइज ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव होता है फिजल पॉलिसी का, इज़ टू क्रिएट हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ। गाइज अभी मैंने बात करी आपसे कि इसका यही मोटो होता है कि हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 करोड़ की कमाई है और आप 100 ही खर्च कर रहे हैं, तो ये एक हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई। दूसरी बात, अगर आपके पास 100 करोड़ से आपका खर्चा 150 करोड़ है, तो आपको हर साल 50 करोड़ बाहर से लाने पड़ रहे हैं। आपने ये 50 करोड़ बाहर से लाके इस चीज़ को बैलेंस तो कर दिया। अब आपके पास 50 करोड़ बाहर से आ गए, मीन्स आपके पास 150 करोड़ रुपीज़ हैं 150 करोड़ का खर्चा पूरा करने के लिए, बट आपको हर साल पैसा देना तो पड़ेगा बाहर वालों को। तो ये भी एक हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। सो हमें क्या करना है, हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए गाइज, वो होनी चाहिए 2% से 3% अ ईयर। जो ग्रोथ रेट है गाइज, अगर 2 से 3% है तो उसको हम बोलेंगे ये ठीक है लगभग, बट इससे कम होगा तो वो हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं है। और गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी एट इट्स नेचुरल रेट ऑफ 3.5 टू 4.5। सर ग्रोथ होनी चाहिए 2 से लेकर 3% तक, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.5% से लेकर 4.5% तक होना चाहिए। और गाइज जो इन्फ्लेशन होना चाहिए, इन्फ्लेशन का टारगेट होना चाहिए 2%। गाइज हमने पढ़ा था कि महंगाई 2% से 6% के बीच में होनी चाहिए। अगर 6% से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई तो वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। मीन्स अगर आपकी 100 की चीज़ थी, अब वो 107 रुपये की मिल रही है, तो वो महंगाई है। बट वही अगर 2% से 6% के बीच में है, इट मीन्स ठीक है वो फिलहाल। सो ये आपको कुछ यहाँ पे डेटा दिख गया। गाइस अभी आपको मैं थोड़ा बजट के बारे में बताऊंगा, और इधर से ही हम फिजल पॉलिसी देखेंगे। गाइस यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स है बजट के। एक होता है रेवेन्यू पार्ट, दूसरा होता है कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू पार्ट में आपको दिख रहा है रेवेन्यू रिसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल में दिख रहा है आपको रेवेन्यू कैपिटल रिसिट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। गाइस कैपिटल पार्ट बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और रेवेन्यू पार्ट वाला जो डेली बेसिस पे चीज़ें आ रही है जा रही हैं गाइस, इसके लिए इसमें दिया हुआ है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, गवर्नमेंट की कमाई कहाँ से आती है, टैक्सीज से आती है, नॉन टैक्सीज से आती है। जैसे गवर्नमेंट की कमाई डायरेक्ट टैक्सीज है, कॉरपोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी से है। गवर्नमेंट गाइस सेलिंग करती है गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे सीआईएसएफ है, कहीं गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा होगा तो वहाँ से इसको प्रॉफिट आ रहा है, ग्रांट्स आ रही है। तो गाइस ये वाला पार्ट गवर्नमेंट का बहुत, ये वाला गवर्नमेंट का कमाई होगी, ये हो गया रेवेन्यू। और गाइस ये है हमारा एक्सपेंडिचर वाला पार्ट।
कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेड करती है लोन पे। गाइज मैंने भी आपसे बात करी कि गवर्नमेंट हर साल, हमारी गवर्नमेंट की कमाई कम है और गवर्नमेंट बाहर से पैसा लाती है। जब बाहर से पैसा लाती है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू का पार्ट है वो इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। गाइज दूसरा, वो स्टेट्स को ग्रांट्स भी देती है। तीसरा, सब्सिडीज़ देनी होती है। चौथा, डिफेंस पे लगता है। और चौथा लास्ट वाला पेंशन पे लगता है। और अगर हम इन सब को कंपेयर करें तो जो हमारा गवर्नमेंट की कमाई है वो कम है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। इसी को हम बोलते हैं फिजल डेफिसिट, कि हमारा डेफिसिट है। सो गाइज आपको अब समझ आ गया होगा कि फिजल पॉलिसी क्या होती है, कि हमें इनकी मैनेजमेंट करनी, हमारा रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है, हमारा टैक्सेशन कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है, इसी के रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसको हम रेवेन्यू पॉलिसी बोलते हैं। सो गाइज अभी तक हमने टेक्निकल टर्म्स समझ ली। गाइज अभी हम देखते हैं बुक के हिसाब से। गाइज फिजल पॉलिसी डील्स विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। गाइज दीज इंक्लूड्स टैक्स पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड डेट एंड सरप्लस मैनेजमेंट। गाइज फिजल पॉलिसी, अभी हमने बात करी टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर से डील करती है। हमारी टैक्स पॉलिसी क्या है कि हम किस तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं। हमारी एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या है कि हम कहाँ कहाँ अपना खर्च करते हैं, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं गाइज, इसके रिलेटेड है। और कहाँ पे हम डिस इन्वेस्ट करते हैं। गाइज बेसिकली फिजल पॉलिसी का कंसेप्ट 1930 में आया था। गाइज आपको पता ही होगा कि एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था उस टाइम पे, और एक वेस्टर्न जो कैपिटल कंट्री थी जैसे यूएस होगी, उन पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था उसकी वजह से। और इसके बाद आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में भी 1934 में आरबीआई भी आया था, ताकि हम जो लोगों का पैसा वो डूबे ना। सो बेसिकली यही बैकग्राउंड निकला था इसके लिए। सो इतना आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बस डेफिनेशन याद रख सकते हैं। गाइस जो अब हमारा मेन यहाँ पे टॉपिक है, डैट इज़ मैथडोलॉजी ऑफ फिजल पॉलिसी, कि मैथड्स क्या हैं फिजल पॉलिसी के। गाइस फर्स्ट जो है डैट इज़ रेवेन्यू पॉलिसी, फिजल पॉलिसी के अंदर ही है। गाइस जैसे आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, रेवेन्यू क्या होता है, जो गवर्नमेंट की कमाई है। गवर्नमेंट की कमाई के हिसाब से हम कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं। गाइस मान लो कि यहाँ पे क्या हो गया है, डेफिसिट हो गया है, किसमें, डिमांड में। अब गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में चीज़ों की सप्लाई है, चीज़ों की सप्लाई तो बराबर रही, कांस्टेंट है, बट ख़रीदने वालों की कमी होगी, डिमांड की कमी हो गई। डिमांड जैसे इस टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे कि डिमांड की अभी कमी हो चुकी है कुछ चीज़ों में। अब क्या हो गया, जब डिमांड की कमी होगी, लोग खरीदेंगे ही नहीं तो कंपनीज कमा नहीं पाएगी। जब वो कमा ही नहीं पाएगी तो गाइस गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। जब गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट की कमाई नहीं होगी। गवर्नमेंट की कमाई नहीं होगी गाइस तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे कर पाएगी। जब एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगी गाइस तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट बाहर से उधार लाएगी। जब बाहर से उधार लाएगी इट मीन्स फिजल डेफिसिट है। इट मीन्स कि ऐसी चीज़ हमारी फिजल पॉलिसी के खिलाफ हुई। तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन पे क्या करती है, जब डिमांड की कमी हो जाए गाइस तो गवर्नमेंट अब क्या कर देती है, टैक्स कम कर देती है। टैक्सेस, टैक्सेस क्या है, गवर्नमेंट की कमाई है। जब गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम कर दिए, इसका मतलब अब लोगों के पास कुछ पैसा बचा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10,000 टैक्स देता था, अब गवर्नमेंट ने उसका 5,000 कर दिया, मेरे पास 5,000 तो बचा। जब लोगों के पास पैसा बचना स्टार्ट हो गया तो गवर्नमेंट, लोग क्या करेंगे, लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे। लोग सामान जब खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को टैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट ने एक तरफ से टैक्स कम किया और दूसरी तरफ से उसकी डिमांड बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली गाइस गवर्नमेंट को टैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू पॉलिसी। डिमांड कम होने पे गवर्नमेंट अपना टैक्स कम कर देती है। इससे क्या होगा कि जो उसकी जो गाइस जब डिमांड कम होगी, हमने क्या कर दिया, टैक्सेस को कम कर दिया, तो जो डिस्पोजेबल इनकम रहती है बायर्स की, जो हम खरीद रहे हैं चीज़ें, हम जो कहीं पे पैसा खर्च रहे हैं, वो हमारी डिमांड बढ़ सकती है। जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस अगर
ज़्यादा ही डिमांड बढ़ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चीज़ों की डिमांड ज़्यादा ही बढ़ गई, सप्लाई कम होगी, तो गाइज़ अगर सप्लाई कम है, चीज़ें अगर 10 ही हैं या डिमांड 20 की हो गई, तो हर एक बंदा चाहेगा कि उसको मिले, तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, तो इसमें लोगों का नुकसान है। जब महंगी होगी तो गाइज़ इस सिचुएशन पे पहुंचने से पहले ही गवर्नमेंट टैक्सेस को फिर से बढ़ा देती है। सो गाइज़ फर्स्ट वाली हमारी रेवेन्यू पॉलिसी थी, डिमांड कम होने पे टैक्सेस कम कर देती है। गाइस जो सेकंड है वो है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। अब एक्सपेंडिचर पॉलिसी आपको नाम से पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट लोगों पे पैसा खर्च करती है। गाइस अब होता क्या है, मान लो फिर से सेम सिचुएशन है कि सप्लाई तो आपके पास है लेकिन डिमांड कम है, बिकॉज लोगों के पास पैसा भी नहीं है। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट क्या कर देगी, जो लोगों पे वो पैसा खर्चती थी थ्रू स्कीम्स, वो और ज़्यादा खर्चना स्टार्ट कर देगी। जब वो और ज़्यादा पैसा खर्चेगी तो गाइस इससे क्या होगा, जब पैसा खर्चेगी तो लोगों को जॉब्स मिलेगी। फॉर एग्जांपल कोई स्कीम चला रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हज़ारों लोग होंगे, उनको जॉब्स मिलेगी। अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट पैसा खर्चना स्टार्ट कर देगी, इवन कि लोगों को जॉब्स भी देगी। इससे क्या होगा कि लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आया। जब पैसा आया तो ऑटोमेटिकली वही सिचुएशन बन गई कि वो अब खरीदना स्टार्ट कर देंगे। जब खरीदना स्टार्ट करेंगे गाइस, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। सो गाइज ये थी हमारी एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गाइज लास्ट जो इसकी है वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डेफिसिट है फिजल डेफिसिट, कि अगर फिजल डेफिसिट हो जाए तो हमें किस तरीके से फाइनेंस करना है। तो गाइज सबसे पहले मैं ये चीज़ समझाने से पहले आपको पहले फिजल डेफिसिट बता देता हूँ। गाइज मैंने अभी आपसे बात करी थी कि फिजल डेफिसिट क्या होता है, कि एक मार्केट बोरिंग की गवर्नमेंट की कमाई कम थी और गवर्नमेंट ने बाहर से पैसा लिया, जो बाहर से पैसा लाया वो हो गया फिजल डेफिसिट। जैसे गाइज हमने एग्जांपल दिया है कि मान लो रेवेन्यू हमारा 100 रुपीज़ है, एक्सपेंडिचर 120 है, तो इसका मतलब ये डेफिसिट में चल रहा है। अगर हमारा कमाई और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होता तो वो क्या होता, वो बैलेंस्ड होता। अगर रेवेन्यू ज़्यादा होता, एक्सपेंडिचर कम होता, वो सरप्लस में होता। बट इन केस ऑफ इंडिया हमारे पास क्या है, डेफिसिट है। अगर डेफिसिट है तो वो हो गया फिजल डेफिसिट। अब हमने देखना कि जो तीसरी चीज़ है डेट इज़ फिजल डेफिसिट। गाइज यहाँ पे बात कर रही है कि अगर डेफिसिट हो जाए, गाइज इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी। अब देखो हमारे पास पैसा कम है, या तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, बाहर से पैसा ले आएगी, या तो वो क्या करेगी, नोट्स को प्रिंट कर देगी। प्रिंटिंग ऑफ नोट्स टू इंक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी। जब नोट को प्रिंट करेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो वो खरीदेंगे। सो इस तरीके से डिमांड बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली वो प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। सो गाइज ये हमने 3 टाइप के इसकी मैथडोलॉजी पढ़ी। फर्स्ट इज़ रेवेन्यू पॉलिसी, सेकेंड इज़ एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज़ फिजल डेफिसिट, फिजल फाइनेंसिंग। गाइज अभी हमने देखना है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। गाइज जो फिजल पॉलिसी है इसके 2 ही ऑब्जेक्टिव हैं मेन। फर्स्ट इज़ इम्प्रूविंग द ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द इकॉनमी, कि हमें जो हमारी इकॉनमी है कंट्री की, उसकी ग्रोथ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। और गाइज इसका जो दूसरा है वो है इंश्योरिंग सोशल जस्टिस टू द पीपल। गाइज यहाँ पे समझने की बात है, आपको पता है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है ना, जैसे सब्सिडीज़ देना, काफ़ी सारी स्कीम्स होती है, पेंशन्स दे रही है, अगर वो देना बंद कर जाए तो हमारा फिजल जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, हमारी इकॉनमी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। बट इंडिया एक वेलफेयर कंट्री है, हमें सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ता है। सो गाइस सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि सोशल जस्टिस करना है हमें सोसाइटी में। सो गाइस उसको भी इंश्योर करना है फर्स्ट, कि हमारी ग्रोथ भी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर हमने 100 कमाया तो 100 ही खर्चा करना है, हमें ये करना है कि हमारी रेवेन्यू बढ़ जाए और हम ग्रोथ भी कंट्री की कर सकें। सो गाइज अब हम इन दोनों के बीच में देखेंगे। फर्स्ट वाला हम देखेंगे फिजल पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग मैनर। गाइज फर्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन।
गाइस आपको पता है कि इंडिया में जो जीडीपी रेशो है, वो आपको पता है कि जीडीपी रेशो अभी कम हुई है। गाइस आपको पता है लेकिन जो टैक्स है इंडिया में वो जीडीपी के हिसाब से नहीं मिलता। काफ़ी कम लोग हैं इंडिया में जो टैक्स देते हैं गाइस। अभी लेकिन कुछ तो फ़र्क पड़ा है टैक्स देने में। जैसे 1950 और 1951 में जो टोटल लोग टैक्सेस देते थे गाइस वो थे 6.3%, और 2011-12 का डेटा बोलता है कि जो टैक्सेस देने वाले लोग हैं वो 16.2% है। सो क्या हुआ है गाइस, ग्रोथ हुई है। इट मीन्स अगर लोग टैक्सेस दे रहे हैं इट मीन्स वो कमा भी रहे हैं। सो 16.2% लोग क्या कर रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं। सो इंडिया हैज़ डन वेल इन दिस एरिया एज रिफ्लेक्टेड इन द टैक्स, कि इंडिया ने अच्छा किया है रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में, वो हमें टैक्स से पता चल रहा है कि टैक्स मिल रहा है। वही सेकंड होता है इन्फ्लुएंसिंग एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। दिस इज़ डन बाय एन एफिशिएंट एंड रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ ग्रोथ। गाइस हम ग्रोथ को कैसे अचीव कर सकते हैं? फर्स्ट हमने देखा कि रिसोर्सेज को हमें मोबिलाइज करना है, पहुंचाना है। अगर हम रिसोर्सेज लोगों को प्रोवाइड करेंगे तो उनकी ग्रोथ होगी, टैक्स बढ़ेगा। गाइस दूसरा है कि हमें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली लोगों तक पहुंचाना है। ये नहीं कि किसी एक ही बंदे को सारी चीज़ें दे दी। फॉर एग्जांपल अगर अंबानी किसी बैंक से लोन चाहता है तो वो सारा का सारा जो बैंक अपना पैसा उसको उठा के दे दे। अगर वो उसको दे देगा तो बाकी लोगों को क्या मिलेगा? सो रिसोर्सेज की जो एलोकेशन होनी चाहिए वो सबके लिए होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो हमारी रिसोर्सेज है जब सबको मिलेंगे तो सबकी इक्वली क्या होगी, ग्रोथ होगी। सो ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन रेट आएगा। सो मैक्सिमम लोग ग्रोथ के इस ब्रैकेट में आ जाएंगे। सो फर्स्ट वाला हमने ग्रोथ का देखा, ग्रोथ कैसे इंप्रूव होती है जब हम रिसोर्सेज लोगों को देंगे, और सेकंड एफिशिएंटली रिसोर्सेज देंगे। गाइस फिजिकल पॉलिसी अब सोशल जस्टिस के हिसाब से देखते हैं। गाइस इसका पहला है रिलाइंग मोर ऑन डायरेक्ट टैक्सेस देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, कि हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा डायरेक्ट टैक्सेस पे ध्यान देती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे नहीं देती। गाइस इसका काफ़ी डीप मतलब है। गाइस जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। मीन्स जो अमीर है उस पर ज़्यादा लगेगा, जो गरीब है वो कम लगेगा। मीन्स जिसकी कमाई ज़्यादा है गाइस ऑटोमेटिकली उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, और जिसकी कमाई कम है उस पर कम लगेगा। बट एक इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसा है जो सब पे बराबर लगता है। फॉर एग्जांपल आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे गाइस हम चीज़ें खरीद रहे हैं, किसी ने कुछ खरीदा उन पे सब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होता है गाइस जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने कोई सामान खरीदा तो मैंने कोई गवर्नमेंट को पे थोड़ी किया, मैंने तो उस दुकानदार को दिया। सो ये इनडायरेक्ट हो गया। अब गाइस होता क्या है कि अगर अंबानी भी एक पेन खरीदना चाहेगा तो उसको भी 10 कप मिलेगा। तो अगर कोई छोटा सा कोई इंसान है, कोई सिटीज़न है, वो खरीदना चाहेगा गाइज उसको भी 10 कप मिलेगा। मीन्स कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं। मीन्स सबके ऊपर बराबर ही लगते हैं। अगर हम ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर देंगे, रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस पे देंगे, तो ये सोसाइटी में अच्छा नहीं है। और गवर्नमेंट चाहती है कि वो डायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा ध्यान दे, इससे लोग जो अमीर लोग होते हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट यही है, इससे सोशल जस्टिस आएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कम, हम डायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। गाइस दूसरा है इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन द रिच एंड एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरी गुड्स वाइल लोअरिंग देम ऑन द पुअर एंड गुड्स ऑफ कॉमन यूज़। गाइस वही हमने बात करी कि टैक्सीज हम रिच पे ज़्यादा लगाते हैं, और दूसरा जो लग्जरी आइटम्स होती हैं जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, आपने कोई बड़ी महंगी गाड़ी खरीद ली तो उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगता है। और जो कॉमन एसेंशियल गुड्स होती हैं गाइस उस पर हम टैक्स कम लगाते हैं क्योंकि वो गरीबों के लिए होता है। गाइस इससे भी सोशल जस्टिस आता है। और गाइस तीसरा है स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कि हम गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करती है वेलफेयर्स पे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे। गाइज इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका जो बेनिफिट होता है वो गरीबों को मिलता है। तो गाइज इससे सोशल जस्टिस भी आया। हमने डायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा ध्यान दिया, अमीरों पे ज़्यादा टैक्सेस लगाया, कॉमन जो चीज़ें हैं उस पर टैक्स कम किया, हमने वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स भी चलाई। सो गाइज ये भी हमने देखा किसके बारे में, कि इसका इम्पैक्ट क्या है। अभी हम देखेंगे गाइज फिजिकल इम्बैलेंस एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। गाइज वही बात हमने पहले कर ली है
कि अगर डेफिसिट हो जाए, कमाई कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, तो वो गैप हो गया, तो उसको फिल करने के लिए बाहर से हम पैसा लाते हैं। या आरबीआई भी क्या कर सकती है, आरबीआई ट्रेजरी बिल्स होते हैं गाइस, जैसे बॉन्ड्स होते हैं, वैसे ही जो आरबीआई प्रिंट करती है उसको हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, और उससे भी हम पैसा इकट्ठा करके हम उस डेफिसिट को फिल करने की कोशिश करते हैं। गाइस एक चीज़ बता दूं, जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए नहीं होते, ये बस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं। जो स्टेट होती है वो स्टेट बॉन्ड्स को प्रिंट करके अपने लिए पैसा इकट्ठा कर सकती है, लेकिन ट्रेजरी बिल से नहीं कर सकती। तो गाइस ट्रेजरी बिल से क्या होगा, जैसे हम आपने सुना होगा कोई बॉन्ड खरीद रहा है, तो उसने गवर्नमेंट ने अपने ट्रेजरी बिल बेचे और उसके बदले लोगों से पैसा लिया। जब पैसा लिया तो उसी पैसे को वो इस डेफिसिट को पूरा करने में लगाएंगे। इसी को हम बोलते हैं फिजिकल इम्बैलेंसिंग एंड फिजिकल डेफिसिट फाइनेंसिंग। गाइस अभी हम देख लेते हैं इसकी रिलेटेड कमेटीज़। गाइस केलकर कमेटी आई थी। केलकर कमेटी ने कुछ स्टेप्स बताए थे कि हमें किस तरीके से क्या करना है, फिजिकल कंसोलिडेशन करना है। गाइस फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है बता दूं। गाइस फिजिकल डेफिसिट अभी मैंने बताया आपको कि हमारे पास क्या है, पैसे की कमी है, मींस हमारी कमाई कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो हम बाहर से पैसा ला रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट मींस मनी बोरोइंग। और दूसरी तरफ टर्म होती है फिजिकल कंसोलिडेशन। फिजिकल कंसोलिडेशन होता है कि वो स्टेप्स जिससे हम फिजिकल डेफिसिट्स को कम कर सकें। मींस अगर फिजिकल डेफिसिट अगर हमारी क्या है, डिजीज़ है, तो उसकी दवाई क्या है, फिजिकल कंसोलिडेशन है। तो इसने केलकर कमेटी ने बोला था, फिजिकल कंसोलिडेशन प्लान लाया था कि हमें किस तरीके से क्या करना है, पैसा बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, ताकि हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हो जाए। इसने बोला था कि जो सब्सिडी हम लोगों को देते हैं, जो हम लोगों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, पहला इसने बोला था कि वो कम कर देनी है। 2013-14 में जो सब्सिडी प्रोवाइड करते थे वो 2% करते थे। इन्होंने बोला था इसको हम 15 तक 1.8 लेके चले जाएं, सब्सिडी कम करें, मीन्स लोगों को कम पैसा दें। गाइस इन्होंने बोला था कि पेट्रोल पे और डीजल पे हमें क्या करना है, प्राइस बढ़ाना है। इन्होंने बोला था कि प्राइस ऑफ डीजल 4 रुपीज़ बढ़ा दो और कैरोसिन का भी बढ़ा दो। गाइस ये कुछ स्टेप्स थे। इन्होंने बोला था कि एक्साइज और एसटी रेट्स हैं वो कम कर दो। गाइस ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि जिससे क्या होगा कि लोगों से हम ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, यूज़ कर सकें। गाइस सेकंड है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। गाइस ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 बेसिकली ये क्या करता है, गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल किया है फिजिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री which had deteriorated earlier. It means by bringing fiscal discipline, increase plan expenditure, leave the RBI with autonomy as far as money creation was concerned. So guys इसमें बात करी थी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की और मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट की। सो गाइज आपको इसको पढ़ लेना है कि इसमें एक्ट में क्या था। गाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी इस पर देखेंगे। इसमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में है कि इट एक्सक्लूड फ्रॉम द कन्वेंशनल रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर द रीजन दैट while the revenue deficit of the consolidated general government fully reflected total capital expenditure in accounts। गाइज इसके बारे में पढ़ लेना आप। गाइज जो नेक्स्ट है वो एनके सिंह कमेटी है, ये इंपॉर्टेंट है। गाइज हमने एनके सिंह कमेटी बनाई थी, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे ये, और ये बनाई थी कि हमने ये वाला एक्ट है फिजिकल रिस्पॉन्सिबल एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट था, इसको रिव्यू करने की बात करी थी। तो गाइज इसने सजेस्ट करा था कि हमें फिजिकल पॉलिसी बनानी है बाय लिमिटिंग गवर्नमेंट डेट। जो गवर्नमेंट के ऊपर उधारी है, गाइज डेट होता है उधारी, जो गवर्नमेंट पे उधारी है उसको कम करना है, और फिजिकल डेफिसिट को भी कम करना है और रेवेन्यू डेफिसिट को भी कम करना है, ताकि हम फिजिकल कंसोलिडेशन को अचीव कर सकें। गवर्नमेंट की जो ऊपर जो उधारी है वो कम करनी है, फिजिकल डेफिसिट कम करना है, रेवेन्यू डेफिसिट कम करना है। गाइज इसमें जो मेन बात वही थी कि हमें फिजिकल कंसोलिडेशन को किस तरीके से अचीव करना है। सो गाइज ये था हमारा टोटल फिजिकल डेफिसिट की फिजिकल पॉलिसी के ऊपर पूरी वीडियो। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ आए होंगे।
गाइज मेन यहाँ पे मोटो यही था कि आपको कंसेप्ट समझाना। बाकी तो आप पढ़ सकते हो, जैसे ये एन के सिंह कमेटी हो गया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ये तो गाइज आपको कहीं से भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो मेन मोटो था कि किसी तरीके से ये हमें कंसेप्ट समझ आने चाहिए। सो गाइज ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।